Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum ख़वातीन व हज़रात. Thank you so much for tuning into PTV Sports. आप देख रहे हैं गेम ऑन है, मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान, and certainly, you know, with the star-studded panel, we are over here. We're excited about the game which is going to take place. It's the pre-match analysis that we're going to do it. It's the start of the series. But थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ. जहाँ पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज, फ्लोरिडा में हमने 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जिसमें से पाकिस्तान 2-1 करने में कामयाब हुआ और अब बारी है 3 वनडे इंटरनेशनल्स की. वी आर हियर विद द प्री मैच. फर्स्ट अप मैं अपने स्टार स्टडीड पैनल को जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ. ख़वातीन और हज़रात, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि ना ही सिर्फ ये जिम में मेरा साथ देते हैं, ये हमेशा पीटीवी स्पोर्ट्स के साहब स्टूडियोज में भी मौजूद हैं. द मोस्ट प्रीमियम अमेजिंग फास्ट बॉलर दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड एंड द वर्ल्ड हैज सीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ दोज अमेजिंग पीपल who have actually made sure that that's how, or shown the world that's how Yorkers are need to be delivered. Ladies and gentlemen, he is the specialist himself, former test cricketer, Mr. Umar Gul. Hello Umar bhai, सगे खैर हम बराबर. अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा इंट्रो दिया मेरे ऊपर. थैंक यू सर. और बंदा भी तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हमें पीटीवी स्पोर्ट्स पे असल में आपके वापस आने की खुशी बहुत है. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर. उन्हीं के साथ ख़वातीन और हज़रात, इनका नाम तो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा जब भी लिखा जाएगा. शी हैपेंस टू बी द ओनली वुमेन cricketer from Pakistan, happens to have the honor of the ICC Hall of Fame inductee. Ladies and gentlemen, skipper for Women's One Day International, T20 International, won 2 gold medals for Pakistan. Ladies and gentlemen, she is Madam Sanami. Hello Madam, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. और हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात, जाहिर सी बात वो एक्सप्रेस जो कभी नहीं रुकती ना रुक पाएगी. Ladies and gentlemen, one of the fastest, you know, Pakistan ki shaan aan और मान, the Rawalpindi Express himself, Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you feeling today? Walaikum. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for your time. Let's get started. I think I'm going to get my conversation started. सबसे पहले मैडम सना, obviously अगर हम पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज अब इस सीरीज की बात करते हैं वनडे इंटरनेशनल्स, तो एक मौके पे ये खबर जरूर आई थी कि पाकिस्तान शायद वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ ये निगोशिएट कर रहा है कि रादर देन हम 3 T20 और 3 वनडे खेलें, हम 6 T20s खेल लें. क्या सिग्निफिकेंस है इस सीरीज की? क्यों वेस्ट इंडीज जो है वो बज़िद रहा कि हम वनडेज ही खेलना चाहते हैं? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इवन दो कि जो वर्ल्ड कप है वो अब T20 का, सारी टीम्स चाहेंगी T20 वर्ल्ड कप खेलना फरवरी में, बट उसके बाद भी एक वर्ल्ड कप आना है जो ज़्यादा दूर नहीं है, वो ODI वर्ल्ड कप है और उसमें टॉप 8 टीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन पे चली जाती हैं. तो आपकी रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान गालिबन 4 पे है, वेस्ट इंडीज़ जो है वो 7 पे या 9 पे है, इस तरह से उनकी नीचे रैंकिंग है. तो वो चाहेंगे कि ये सीरीज़ हो ताकि वो पॉइंट्स इकट्ठे करें और वो टॉप 20 जो टॉप रैंकिंग है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर पे 77 रेटिंग के साथ, तो वो चाहेंगे कि वो ये सीरीज लाजमी खेलें, पॉइंट्स जमा करें और टॉप 8 में किसी तरह एंट्री कर दें और उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाए. हैरानी की बात है, आप देख लें कि अफगानिस्तान इंग्लैंड से भी ऊपर नज़र आता है. यहाँ पर श्रीलंका भी काफ़ी अच्छी ओवरऑल क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है. तो पाकिस्तान सेफ है ज़रूर. तो पाकिस्तान कह सकते थे कि भाई हमें आप T20 खिला दें, हमने अपनी तैयारी और पक्की करनी है, हमने बाकी चीज़ें करनी है. पर वेस्ट इंडीज़ के लिए स्पेशली, और अगर आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देखें तो उन्होंने एरन लुइस हों या जो उनके एक और प्लेयर किंग थे, दोनों को रेस्ट कराया T20 में क्योंकि उनका मेन फोकस ODI सीरीज़ है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि किस तरह का फ्लेवर लेके और कितनी उससे पैशन से वो आएंगे, बिकॉज वो डटे रहे कि नहीं हमने खेलना है ODI क्रिकेट बिकॉज हम डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है. एग्जैक्टली. और ये जो अभी आपने बात की ना, इससे एक और भी पहलू निकलता है और वो उमर भाई पहलू ये निकलता है कि अगर हम वेस्ट इंडीज को, पुरानी वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हैं तो वो बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की और बड़ी तगड़ी टीम थी. अनफॉर्चुनेटली शायद अब ऐसा नहीं है, बट इस किस्म की रिजिलियंस जो वेस्ट इंडीज बोर्ड ने दिखाई है अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा लगता है कि वो डिटरमिन्ड है विद वनडे इंटरनेशनल एंड द फॉर्मेट. देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए, जिस तरह आपने कहा कि एक टाइम था कि पूरी दुनिया पे वो राज कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ अर्ली 2000 या 90s में. जब भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कोई टीम के लिए तो सबसे पहले ये कहते कि यार वो फलाना प्लेयर खेल रहा है, ब्रायन लारा खेल रहा है, ये एम्ब्रोस खेल रहे हैं. पहले से प्रेडिक्शन होती थी कि वेस्ट इंडीज़ नहीं जीतने. अनफॉर्चुनेट वेस्ट इंडीज़ के साथ क्योंकि जो लास्ट 2-3 ICC इवेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इतनी बड़ी टीम के, और इतने बड़े इवेंट में अगर नहीं होता तो मेरा ख्याल से क्रिकेट फैंस के लिए बड़े आप कह सकते बदकिस्मती है. ये भी एक रीज़न हो सकता है कि काफ़ी प्लेयर्स आजकल अगर आप देखें ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ बल्कि बाकी कंट्रीज़ की भी वो प्रेफरेंस दे रहे हैं T20 क्रिकेट के. फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से आपकी जो कंट्री के लिए है जो लॉन्गर फॉर्मेट है स्पेशली वनडे और टेस्ट, उस पर प्लेयर्स
कोशिश कर रहे हैं कि उसको स्किप कर दे और T20 की तरफ आए। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के एक जो फॉल डाउन है वो ये रीज़न भी हो सकता है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट जो है, उमर भाई का कहना ये है कि T20 क्रिकेट जो है और ये जो लीग क्रिकेट है ये शायद हो सकता है उनके डाउनफॉल की वजह। शेख भाई आपकी जानिब जरा मुखातिब होना चाहता हूं और वो ये है कि अब जहां पे हम वेस्ट इंडीज क्रिकेट के हवाले से बात करें, ओडीआई में अगर हम बात करें, मेरा ख्याल है कि अर्ली डेज में 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स भी जो है वो ये जीतने में कामयाब हुए। इनकी अगर हम फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं तो ऐसा लगता था कि ओडीआई में इनके अलावा शायद कोई और अर्ली डेज में डोमिनेट ही नहीं कर सकता। हाउ डू यू सी वेस्ट इंडीज क्रिकेट इन टुडेज टाइम इन 2025? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, जैसे गुली ने कहा, सना ने कहा, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बट द थिंग इज, जब आप फाइनेंस की चीज में ले आएंगे तो फिर लोग फाइनेंस की तरफ जाएंगे, पैशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुई थी तो लोगों ने रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर दी थी, और उसके बाद जब बाकी लीग्स होना शुरू हुई थी, पीपल अंडरस्टैंड कि यार हमें जितना छोटा सा करियर है हमारा 8-10 साल का जो भी है, जो स्किल सेट है, लेट्स मेक मोर मनी एंड सिक्योर अ फ्यूचर देन अ पैशन। ठीक है, But having said that, again, I think still Test cricket is till the day now, it's my passion. जो old school है मेरी तरह के, तो Test cricket prefer करते हैं, 3 दिन स्पेल या 4 स्पेल करना पसंद करते हैं. But having said that, but आज के day and age में economics plays the huge part in the people's career. exactly, and thank you so much for mentioning that, because I did read it somewhere where how, you know, fans out there are actually not kind of buying tickets and whatnot. So I think West Indies probably will come back with that. But I think over here what we really need to talk about is that, you know, let's talk about how Pakistan have actually enjoyed a mixed fortune against West Indies. So Madam Sana, coming back to this, अगर हम recently bilaterals में देखते हैं तो पाकिस्तान डोमिनेट करते हैं जरूर नजर आया, लेकिन अगर हम 2015 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं या लेटर एक वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज जहां पे पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक होता है वहां पाकिस्तान क्रम्बल कर जाता है। अदर देन दैट बायलैटरल सीरीज होती है, पाकिस्तान डोमिनेट करता है वेस्ट इंडीज को। देखिए, 2 टीम्स अगर दुनिया में अनप्रेडिक्टेबल जानी जाती हैं वो यही 2 टीम है और उसमें इन बायलैटरल सीरीज आप देखें तो पाकिस्तान ज़्यादातर जो है वो भारी रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट जब आप देखते हैं वर्ल्ड कप में 2019 में एक बहुत बड़ा अपसेट वहाँ पर हुआ, फिर 2015 में क्राइस्ट चर्च में और 2017 में, तो गिने चुने विन्स ज़रूर हैं वेस्ट इंडीज़ के बायलैटरल इवेंट्स में, बट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो ऑब्वियसली इवेंट्स में इन्होंने अपसेट ज़रूर किया पाकिस्तान को। तो इस तरह की टीम में वेस्ट इंडीज़ की, वही हम जो कहते हैं ना, पता नहीं होता कि कौन सी वाली टीम जो है वो टर्न अप करेगी। वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी ये पोटेंशियल है, बिकॉज जनरली इतनी डिफरेंट आइलैंड से ये लोग होते हैं कि मैच विनर जो भी इस टीम का हिस्सा बनता है वो जनरली अपने अपने फॉर्मेट का एक मैच विनर ही होता है, और फिर उसमें से 2 से 3 कोई भी क्लिक कर जाए एक मैच के अंदर तो वो किसी भी टीम से वो मैच लेके जा सकते हैं, और वैसे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खेल से बिकॉज बहुत डिफरेंट आइलैंड से होते हैं, तो इस वजह से भी एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर है। और दूसरा, वैसे भी वेस्ट इंडीज़ कॉम जो है वो ज़्यादा बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, तो बहुत रूल्स फॉलो नहीं करते, तो जनरली उनका एक स्पिरिट क्रिकेट खेलने का भी यही है जो मैंने देखा है। अगर 40 में भी 4 आउट होंगे उसमें भी इंजॉय करते हैं, गाने गाते, तो बस वो उसी तरह क्रिकेट खेलेंगे, वो इतना ज्यादा बदलेंगे। अच्छा, और जहाँ खेलने की बात हो रही है वहाँ पे आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पहले एक जो ग्राउंड होता है मेरे ख्याल है दैट वाज स्पोर्ट ऑफ स्पेन, बट ऑब्वियसली अब वहाँ पे नई मैचेस हो रहे हैं, जहाँ मैचेस हो रहे हैं दैट्स ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी। पाकिस्तान ने इससे पहले वहाँ पर कोई मैच नहीं खेला है। हाउ डू यू सी, कुछ ग्राउंड के बारे में आप बता सकते हैं? जो सुनने में आता है वो यही आता है कि यार न्यू ग्राउंड है, पिचेस स्लो है, स्पिनर्स इफेक्टिव हो सकते हैं। पिच, हाँ, न्यू ग्राउंड इतने कोई ख़ास इंटरनेशनल मैचेस भी इस पे नहीं हुए। मेरे ख्याल से एक आध मैच हुआ है जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, उसमें यह था कि इंडिया ने हाई स्कोर किया था वहाँ पे। ऑल द वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस है वो लो स्कोर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आई थिंक 350 स्कोर किया था, सेकंड में वो 150 पे आउट हो गए थे। तो अभी तक तो वहाँ पे एक ही मैच हुआ है और वो इंडिया ने पहले बैटिंग करके जीता है। ठीक है, wonderful. And with that, ladies and gentlemen, we actually need to take a short break, and once we will be back, ladies and gentlemen, there's quite a lot on the other side. Keep watching PTV Sports TapMat. These are wonderful images that we are getting all the way from Brian Lara Cricket Stadium, Trinidad Tobago, where Pakistan team is warming up, the flags fluttering. Looks like the spirits are high from both ends, and obviously, I just can't wait. You know, coming back to वनडे इंटरनेशनल्स नाउ। अब मेरा ख्याल है मौका है हमारे प्रोग्राम में कि हम बात करें पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के बारे में जिनकी फ्लैम्बॉयंस के हवाले से हमने T20s में तो ज़रूर जिक्र किया, उनके नेचुरल फ्लेयर के हवाले से जिक्र किया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 8 महीने पीछे अगर लेकर जाऊं तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस खिलाड़ी ने ओडीआईज में 2
सेंचुरीज की, और इसी अगर हम बात करते हैं सीरीज में अनफॉर्चुनेटली ये इंजर भी कर पाए। बट एट द सेम टाइम जो एक और बात हुई वो ये हुई कि जब ये पीएसएल में आए तो लगा नहीं ऐसे कि यार ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने किक ऑफ किया आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी, बट हिज रीसेंट आउटस्टिंग्स इन द T20s, ladies and gentlemen, I think he did phenomenally well. He's back in ODIs. I'm talking about Saim Ayub. What do you make of Saim Ayub in ODIs? आई थिंक ODI में ही हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज प्लेस। बड़ी अच्छी ओवरऑल इन्होंने कन्वर्जन किया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख लें, वहाँ पर जाके जो परफॉर्मेंस दी, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप देख लें, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट देख लें, जहाँ पर भी मौका मिला है वनडे क्रिकेट में बहुत ही कंफर्ट इनका नज़र आया, क्योंकि टेक्निकली भी अच्छे तगड़े प्लेयर हैं, तो जब टाइम मिलता है इनको तो और भी अच्छे नज़र आते हैं। He's a treat to watch when he gets going. बिल्कुल, और नो लुक शॉट, जब भी नो लुक शॉट कर मारनी शुरू कर दे तो समझ जाएं कि आप खतरे में एज अ फील्डर लिया भी होता है तो उससे उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कि एक अपनी एप्लीकेशन इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि जनरली एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और पावर प्ले की जो आपके पास अपॉर्चुनिटी एट द टॉप वो उनको प्रोवाइड करती है। 64 की एवरेज 9 मैचों में, 105 का स्ट्राइक रेट, 100 ये 3 कर चुकी हैं और 150, तो कन्वर्जन आप देखें 50 1 है, 100 3 है सिर्फ 9 मैचेस के अंदर। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, और होपफुली इसी को कंटिन्यू करते चले जाएं। बाबर आजम ने 300 किए हुए हैं वेस्ट इंडीज के, तो अब इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है साइम अयूब के पास कि वो क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शुएब भाई, जहां हम साइम अयूब के हवाले से बात करें, अभी साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉप ऑर्डर में इन्होंने 200 किए। अगर इन साउथ अफ्रीका में बात करो, अगर हम ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो आपको लगता है कि ही इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी? He is well established to be in the team, to cement his place in the team. He kept on performing. He's going to keep on performing. And again, you have to understand this यार कि बड़ी ruthless game है। अभी उसका बेचारे विकेट टूट गया था तो वो बाहर हो गया था, और उसी के बाद ही शहजादा फरहान आ गया और लड़के आ गए। बट थिंग इज यार बड़ी ruthless game है शहजाद, यहाँ पे आपको continuously you have to keep on performing. It's very as simple as that. You have to be you have to be on the right foot every time that you go out there. So you cannot hop on the wrong foot every time that you go and step on the field. But having said that, it's a ruthless game. Performance driven game है, और यहाँ पे हर रोज जज किया जाता है। You're as good as today's performance. आप कल अच्छे नहीं होंगे, शुएब भाई आपकी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जरा टेक्निकल डिफिकल्टी भी आ रही है, और शुएब भाई हम शायद आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे हैं अभी। विल कम बैक टू यू एज वेल, लेकिन आपका वो क्लिप ऑलरेडी बहुत ही वायरल है जिसमें आपने कहा कि टैलेंट एग्जिबिट करना पड़ता है। मेरे ख्याल इसके साथ मजीद और गुफ्तगू यहाँ से शायद मैं ना कर पाऊँ, बट मैं उमर भाई के पास वापस आता हूँ जितने में हम अपनी टेक्निकल डिफिकल्टी या चैलेंज को सॉर्ट आउट करते हैं। उमर भाई, जो एक और डिलेमा अभी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेस कर रहा है अनफॉर्चुनेटली फ़खर ज़मान की इंजरी के बाद, सिंस ही इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट प्ले, ही विल बी कमिंग बैक। हाउ डू यू सी आवर टॉप ऑर्डर ना? अब हम साइम के साथ किसको ओपन करते हुए देखते हैं? ऑब्वियसली देयर इज अब्दुल्ला शफी, और अगर कोई दूसरा नाम जो हमारे ज़हन में आता है वो हसन नवाज का आता है। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द राइटफुल कॉम्बिनेशन फॉर पाकिस्तान? Because this is tricky. I think even for our team management it's going to be tricky, and probably for you too. Please go ahead. देखिए सही कह रहे हैं कि फ़खर होता तो ऑब्वियसली आपके चॉइस तो होते कि आपके टॉप 3 के वो इस्टेब्लिश प्लेयर थे, आपने उसमें पिक एंड चूज़ करना था कि कौन से 2 ओपनर हो सकते हैं। अभी तो हमारे पास जो हमें लग रहा है कि जो ओपनर है वो साइम और अब्दुल्ला शफी की है। हसन नवाज़ की बात कर रहे हैं, यंग लड़का है अभी, उसके अगर डोमेस्टिक भी देख ले तो इसके कोई लाइक वनडेज के इतने मैचेस नहीं है, हार्डली कोई 4-5 मैचेस खेला है, तो अभी उस पर आप T20 में उसने ओपन किए। लेकिन अगर उसकी आप बेहतर परफॉर्मेंस देख के रिसेंट पास में अभी जो सीरीज़ हुए तो उसने मिडल ऑर्डर में परफॉर्म किया, PSL में अच्छा परफॉर्म किया, तो इसी वजह से मिडल ऑर्डर में हमारे पास जो हम एक चीज़ को जो मिसिंग पॉइंट था हमारे बैटिंग लाइन में कि आपके स्ट्राइकर जो हिटिंग एबिलिटी हो, जिसकी 6 की हिटिंग एबिलिटी हो, तो वो ये हसन नवाज़ हमें ऐसा मिला है कि जो मिडल ऑर्डर में आपके लिए 5वें छठे पे इसकी जो एबिलिटी है हिटिंग द 6, तो वो एबिलिटी आप पूरी कर सकते हैं।
बाकी 3 मैचेस है, कोई इतनी लंबी सीरीज़ नहीं है कि आपको पिक एंड चूज़ के लिए आपको मुश्किल हो। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक और साइम ही ओपन करेंगे, अनलेस अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है। तो हम ये करते हैं, हम जरा एक नजर स्क्वाड के ऊपर भी डाल लेते हैं ताकि यू नो सो दैट आवर एक्सपर्ट्स कैन एक्चुअली स्पीक यू नो बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ नोइंग के यार कौन कौन है स्क्वाड में। सो ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज। ऑन द अदर हैंड यू नो वी डू सी, सो इफ वी आर टू स्पीक अबाउट कि यार कौन से 2 लड़के ओपन करेंगे, उमर भाई का कहना इज के साइम और अब्दुल्ला शफीक। हसन ने चूंकि नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन लिस्ट ए में भी वो हसन ज्यादा नहीं खेले हुए, लिमिटेड सा रिकॉर्ड है। सो आर यू गोइंग टू साइड विद मिस्टर उमर गुल और प्रोबब्ली यू विल हैव योर ओन सजेशन? No, आई थिंक उमर भाई बिल्कुल स्पॉट ऑन है। आपके पास अब्दुल्ला शफीक इस तरह के प्लेयर हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट में भी आपके लिए ओपन करते हैं, और इनका भी ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज ठीक गया था, फिर हमने इनको चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप कर दिया, उस तरह का रन नहीं मिला। तो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को ही आपको बैक करना चाहिए टू ओपन द इनिंग्स, और उसके बाद आपको नीचे आपके पास ऑप्शन है हसन नवाज का 6ठे नंबर पर। जब आप रिजवान भी 4 पे आ जाते हैं, सलमान अली आगा 5 पे आ जाते हैं, तो 6ठे नंबर पे आप हसन नवाज को एक एक्सपोजर दे सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं, सब बता रहे हैं, हमने उनको बहुत ज़्यादा ओडीआई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं देखा है। उन्होंने ज़्यादा जो परफॉर्मेंस दी है वो सारी T20 क्रिकेट के अंदर ही दी, और वहीं से उठा के हम ला रहे हैं। सो बेहतर यही होगा कि उनके पास कम ही ओवर्स हों इनिशियली, इवन दो कि वो T20 में ओपन करते रहें, और उनको हर तरह के फेज में क्रिकेट खेलनी आती है। जब 2 फील्डर अंदर हो, नया बॉल हो, हर तरह से आता है। Not taking any credit away from him, but Abdullah Shafiq, the way he has performed in first class cricket, longer format. Exactly, और जहाँ पे मैंने कहा कि उनका रिकॉर्ड भी बड़ा लिमिटेड सा है, तो ऑब्वियसली यू नो उनके लिस्ट है के 5 ही मैचेस जिसमें 120 रन की, हाई स्कोर 40 है, 24 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 100 का रहा है, एक भी 50 नहीं और एक भी 100 नहीं है। तो ऑब्वियसली उनकी सिलेक्शन, तो इससे देख के यही पता लगता है कि T20 से ही उनकी सिलेक्शन की गई है फॉर वनडे, लेकिन सैंपल साइज इज टू शॉर्ट टू काइंड ऑफ डिसाइड कि यार ये शायद साइड के साथ ओपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं शुएब भाई दूसरे हिस्से की बात अगर करें तो अब्दुल्ला शफीक, हाउ डू यू सी ओपनिंग अगेंस्ट साइम? टेक्निकली तो बहुत ही सॉलिड बैटर हैं, और उनकी कुछ आउटस्विंग्स ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छा तगड़ा स्टार्ट दिया। रिसेंटली वाइट बॉल में भी बहुत ही अच्छी तगड़ी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेस देते रहे। सो हाउ डू यू सी अब्दुल्ला टॉप ऑफ द ऑर्डर? We are in a process of knowing कि हमें किसको रखना है, किसको नहीं रखना। ठीक है, हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द ट्रुथ से अभी हमारे पास बेस्ट नहीं है। वी हैव द पोटेंशियल टैलेंट, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें किसके साथ जाना है फॉर नेक्स्ट 1 year और 2 years। ऐसे ही है ना जी। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक I think that Shoaib bhai, unfortunately, I think that you know that we're actually encountering a signal issue over here, and we cannot hear you properly. So we are going to resolve it first, and then come back to you with the same question. I think meanwhile I'm going to move on to Umar bhai. So Umar bhai, the question that I posed to Shoaib bhai, वो यही है कि अब्दुल्ला शफीक की आउटस्विंग्स के हवाले से हमने बात की, वाइट बॉल में अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर अब्दुल्ला शफीक कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड साइड में, यू इफ ही ओपन्स? आई थिंक शेब भाई जो बात करना चाहते हैं, मैं उनकी तो हमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन उनका जितना मैं समझा वो वो कहना चाह रहे थे कि हमारा अभी वो सेटल पोजीशन नहीं है, बिल्कुल, कि जो हम कहे पहले से कहे कि ये हमारा ओपनर है, ये वन डाउन है, या मिडल ऑर्डर है। तो मेरे ख्याल से ये तो हमारा थोड़ा सा है प्रॉब्लम है हमारी चल रही है, क्योंकि फ़ख्र के ना होने से ये और ज़्यादा हो जाता है कि ओपन कौन करेगा। लेकिन अगर आप उसको अब्दुल्ला शफीक को देखें तो वो टेस्ट में आपके लिए ओपन करता है, वनडेज में ओपन कर रहा है, इवन अभी PSL में वो नंबर 3 पे कर रहा है, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया उसने। वाइट बॉल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अभी काउंटी में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी हमें अब्दुल्ला से ओपन कराने में। हमें अब्दुल्ला से ओपन कराने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। ख़वातीन हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, टॉस का भी वक्त है और फिर बाबर आजम का भी यार कम बैक हो रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे। नॉट रियली कम बैक, बट ओडी आया इतनी देर बाद है, तो जरा बात होनी चाहिए उसके ऊपर भी। गेम ऑन है ख़वातीन, कीप वॉचिंग PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। ख़वातीन वेलकम बैक। वी आर 5 minutes शॉर्ट ऑफ टॉस, बट जो मैंने बात की थी ब्रेक से पहले, मैं आता हूँ जरा उस तरफ। सुपर टैलेंटेड, व्हेनेवर यू गेट टू सी हिम ऑन द पिच, ladies and gentlemen, it's like music to your ears. Not just that, I think if you are to speak about him, everybody refers to him as king. And certainly I'm talking about Babar Azam. He'll be in action. I think I'm excited. All of his fans must be excited as well, world over.
So first of all, I think, Madam Sana, just to see Babar Azam once again in action, I think it will be a treat for all of us. एब्सोल्युटली, बहुत इंतज़ार हो गया है आई थिंक फैंस का, और जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा था वनडे क्रिकेट ना हो, उतना फैंस चाह रहे होंगे कि ये सीरीज़ हो जाए ताकि हम बाबर आजम को देख लें। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बाबर का इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ लिंक रहना, एक्टिव रहना, ये बड़ा ज़रूरी है। आप जितने मर्जी लीग खेल लें, जो कुछ खेल लें, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्लेवर चाहिए होता है। और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी वन डाउन पे, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स एट नंबर 3 पोजीशन इन द वर्ल्ड, और उसके बावजूद हम इनका नंबर बदल देते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में। बहुत बड़ी ज़्यादती आई थिंक वो हुई है इनके साथ, और आई होप कि अब वापस इनको इनके नंबर पे ही खिलाया जाए, वन डाउन ही आए और आके रन्स भी करें। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, बाबर आजम के अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी, और इन फ्यूचर के जहाँ पर भी हम देखते हैं अपनी T20 टीम को, उसके लिए भी ज़रूरी है कि बाबर आजम एक कॉन्फिडेंस से आके रन बने। एग्जैक्टली, और जहां आपने साइन के कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि बाबर ने जो है वो 300 किए, वो जो 300 किए वो उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही किए हुए। सो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम का अपना रिकॉर्ड भी बहुत ही तगड़ा है। सो आज आई थिंक वन ऑफ दोज पॉजिटिव्स व्हिच हैज ऑलवेज बीन बाबर आजम, आपकी नज़र में क्या वो आज भी बाबर आजम ही होंगे? बिल्कुल, बाबर आजम के कैलिबर परफॉर्मेंस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्लेयर के साथ फॉर्म का ये पार्ट ऑफ गेम है, विराट कोहली के साथ हुआ है, लेकिन जो बाबर आजम जब खेलता है उसके देखने का मज़ा आता है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो बाबर खेलता है, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेयर मिला है, बैट्समैन, कि जिसको देख के बंदे को मज़ा आता है कि ये खेलता रहे, चस आती है। बाकी उसका जो बैटिंग पोजीशन है नंबर 3, बड़ा क्रूशल पोजीशन होता है, क्योंकि अब जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं नंबर 3 पे अगर मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जरा पहले सबसे जो बाबर आजम का रिकॉर्ड है टॉप सारे फहरिस्त है, 500 किए हुए उन्होंने, 10 इनिंग्स है, एवरेज 79.66 है, इट्स अ स्टैगरिंग रिकॉर्ड। आई थिंक इट्स मैग्निफिसेंट टू सी बाबर आजम। नॉट जस्ट दैट, आप जब जिम्बाब्वे तक आ जाए तो आपको सेंचुरीज भी नजर आ रही हैं, और आई मीन हिज रिकॉर्ड इज फिनोमिनल, सो देयर इज नो डाउट। सब ममालिक के अगेंस्ट, ये जो कभी कभी ट्रोल करते हैं ना बाबर आजम को, आप सारे अच्छी तरह स्क्रीन पे देख लें, हर मुल्क के अगेंस्ट उन्होंने 100 जरूर किया हुआ। ट्रू, मेरे ख्याल से अच्छा नेपाल के खिलाफ एक ही इनिंग है, वहां पे भी 100 है, तो अब नेपाल के अगेंस्ट तो बनता है 200 भी हो सकता था मेरे ख्याल से अगर लंबी बारी होती तो। नहीं, बिल्कुल आई थिंक जैसे उमर भाई कह रहे हैं कि उनके कैलिबर के ऊपर, खास तौर पे ओडीआई क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, वो वन इन अ जनरेशन ऐसा टैलेंट पैदा होता है। और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान से एक ऐसा दोबारा से एक बैटिंग हीरो, हम यूनुस खान की बात करते थे, हम लोग मोहम्मद यूसुफ की बात करते थे, तो इनका भी इस एरा में आना और इस तरह परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक इस नंबर पे जो भी प्लेयर होता है वो जब एक दफ़ा एस्टेब्लिश हो जाता है ना, तो आप इस चीज़ पे उसकी परफॉर्मेंसेस हमेशा हाईलाइट होती है, उसकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस होती है। अगर नंबर 3 की ये अभी लास्ट एक डेकेड की बात कर रहे तो इसमें आप विलियमसन को देख ले, स्मिथ को देख ले, जो रूट को देख ले, विराट कोहली को देख ले, बाबर आजम को देख ले, क्योंकि ये ऐसे पोजीशन है कि ये बड़ा ट्रिकी पोजीशन होता है। यहाँ पे आपको न सिर्फ वो टीम के जो एक मोमेंटम है उसको लेके जाना होता है, बल्कि आप इनिंग्स को क्राफ्ट भी करते हो, इनिंग्स को बिल्ड करते हो कि अगर आपको एक मोमेंटम मिलता है ओपनर की तरफ से तो आप उसको किस तरह कैरी ऑन करते हो। तो मेरा ख्याल से बड़ा ट्रिकी ये पोजीशन है, और नंबर 3 पे जो भी एक दफ़ा सेटल डाउन हो जाए तो बड़ा प्लेयर होता है। Ladies and gentlemen, time now for toss. It's the same news from PTV Sports Studios Islamabad, where Pakistan have won the toss and they have opted to bowl first. I'm going to come back to Babar Azam, but let me just complete that first and then we'll probably move on. Where हमने कल भी उमर भाई ये डिस्कस किया था, where how there is undue pressure on Babar Azam. बड़े मिक्स किस्म के रिएक्शंस आए थे कि यार ये प्रेशर जो है शायद उन्होंने अपने ऊपर खुद क्रिएट किया है। नॉट जस्ट दैट, जब हम सिलेक्शन के हवाले से ही बात करते हैं, डू यू थिंक बाबर आजम विल बी एबल टू स्कोर वेल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड प्रॉब्ली मेक अ प्लेस बैक इनटू द T20 स्क्वाड? देखिए, ऑब्वियसली उसकी स्किल्स तो वही है जो वो साल पहले जो बाबर आजम की स्किल थी, 4-5 साल वो टॉप पे था तीनों फॉर्मेट में, स्किल्स तो वही है। ऑब्वियसली जिस तरह हमने अर्ली ऑन कहा कि हर प्लेयर पे बैड पेजेस आते हैं, परफॉर्मेंस भी होती है, लेकिन अब उससे निकलना किस तरह, मेरे ख्याल से बाबर आजम की वही स्किल है, जस्ट आप अपने सेल्फ बिलीव होने चाहिए और जाके वहाँ पे टाइम गुजारे। मेरे ख्याल से ये कंडीशन उसको सूट कर रहा है कि जाके टाइम गुजारे, एक लंबी इनिंग्स खेलेगा तो वही बाबर आजम, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वापस अपने वो जो पुराना बाबर आजम था वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह बाबर आजम यहाँ पे रन्स करे और उसके जो फॉर्म है वापस वो रिगेन करे।
वापस जो है वो रिगेन करें एंड एज फैंस ऑफ क्रिकेट एंड एज फैंस ऑफ बाबर आजम वी ऑल वुड वांट टू सी दैट। खवातीनों ज़्यादा हम एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे, सर्टनली पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया। क्या ये फैसला ठीक है? सैंपल साइज बहुत छोटा है। रिजवान ने खुद कहा है कि यार हमें भी नहीं पता, पिच पे मॉइस्चर था। शोएब का कहना भी यही था कि हम भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। क्या ये फैसला ठीक है? अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। कीप ऑन वाचिंग पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप बैट। गेम ऑन है। And here's the playing 11 for West Indies. Taking a good look at it. Sana, what do you make of West Indies playing 11? इंटरेस्टिंग ये था कि कप्तान कहते हैं हमने 2 स्पिनर खिलाए, पर हमें यहाँ पर एक स्पेशल स्पिनर मोती की शक्ल में नजर आते हैं। 3 फास्ट बॉलर्स आपके सामने, जोसेफ, सील्स और ब्लेड्स और शेपर्ड, और अगर आप चेस को देखें तो 2 ऑलराउंडर्स नजर आते हैं। बाकी इनके पास बैटिंग है, तो शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखें तो सीम हैवी ही नजर आ रहे हैं। 3 सीमर्स, एक ऑलराउंडर की शक्ल में और एक जेन्युइन स्पिनर, तो दोनों टीम्स का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो मोर और लेस सेम ही नजर आ रहा है। And looking at Pakistan, Umar bhai, what do you make of it? Abdullah Shafiq, Saim Ayub, Babar, and certainly जो हमने पहले बात की हुसैन तलत हमें नजर आ रहे हैं, and then there's हसन, सुफियान, मुकीम, शाहीन। आज इनको हुसैन तलत की ये सरप्राइज इंक्लूजन है और फहीम अशरफ भी। और जैसे रिजवान ने कहा था कि यार हम थोड़ा ऑलराउंडर्स पे अभी रिलाई करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं है इस पिच और ग्राउंड के बारे में। इस पे मेरे ख्याल से बाकी लाइनअप तो सही है, सिर्फ हुसैन तलत के जो पोजीशन है अगर वो नंबर 7 पे आता है तो इट्स बेटर कि आप नवाज़ को खिलाते हैं, क्योंकि हुसैन तलत जो डोमेस्टिक में भी खेलता है, टॉप में खेलता है, नंबर 4-5 पे खेलता है। तो अगर आपने हुसैन तलत को नंबर 7 पे खिलाना है तो बेहतर था कि आप नवाज़ को खिलाए थे, क्योंकि इस पोजीशन पे नवाज़ ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए हो सकता है। उसकी जो पावर हिटिंग एबिलिटी है प्लस एक एक्स्ट्रा आपके साथ एडिशनल स्पिनर हो सकता था। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि इन्होंने तौर से पैसर इसलिए भी ज़्यादा खिलाए क्योंकि जिस तरह अगर आपने सुना टॉस के टाइम पे रिजवान ने कहा कि और कास्ट कंडीशन है, इट्स मीन्स कि बारिश की चांसेस है। तो बारिश में ये है कि जब बारिश होती है तो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बॉल को ग्रिप करना। सना बेहतर पता है क्योंकि ये खुद भी स्पिनर रही है। तो पैसर का फिर भी ये है कि आप अक्रॉस द सीम थोड़े से हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, तो वहाँ पे सेकंड टाइम पे अगर बारिश होती है तो पेसर के लिए फिर भी कंपैरेटिवली स्पिनर के मुकाबले में थोड़ा सा एज होता है कि वो आपको मैच जिता सके। एग्जैक्टली और जहाँ पे हमने पेसर्स के वाले से बात की वहाँ ऑब्वियसली सुफियान का आपने भी कल तस्करा किया था, बैक किया उसको हमारे एक्सपर्ट्स ने वही इन हाउस भी। हाउ डू यू सी सुफियान? ऑल्दो अगर हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़े इनएक्सपीरियंस ज़रूर है। मैं वेरी नहीं कहना चाहूँगा, बट थोड़े इनएक्सपीरियंस ज़रूर हैं। द वे जैसे उनकी इंक्लूजन हुई फ्रॉम द परफॉर्मेंस दैट ही गेव इन द T20 इंटरनेशनल्स। सो हाउ डू यू थिंक सुफियान विल बी टुडे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? ट्रिकी। देखिए इसी तरह तो एक्सपीरियंस आएगा, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और जिस तरह की ये टीम लाइनअप है उसमें इनको 10 ओवर पूरे कराने चाहिए एज ए स्पिनर। तो मैं पहले भी ये बात कर रही हूँ, इस एज में एज ए रेस्ट स्पिनर जो कंट्रोल इनका नज़र आया वो मुझे बहुत इंप्रेसिव नज़र आया। विकेट टू विकेट रखते हैं, फ्लाइट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लाइन और लेंथ दोनों के ऊपर, कहाँ पे बॉल गिर रहा है उस पर भी कंट्रोल है और कहाँ से उसको किस तरफ स्पिन करना है इस पर भी कंट्रोल है। तो ये इतना आसान नहीं होता इस एज में एज ए रेस्ट स्पिनर। अच्छा, हमारे जो स्पिनर उनके मैचेस बहुत कम हैं और अबरार के भी गालिबन 9 है, अभी खेल तो नहीं रहे, लेकिन सुफियान के आप देखें 3 है। उसमें ओडीआई में ये भी था ना, आपके पास जब शादाब होते हैं, नवाज थे, इमाम थे, इमाद वसीम थे, तो आपके पास 3 ऑलराउंडर्स ऐसे आ जाते हैं जो ओवर्स पूरे कर लिया करते थे। तो स्पेशलिस्ट स्पिनर की जगह उतनी ज़्यादा बन नहीं रही थी। अब क्योंकि वो लोग उस तरह से नहीं अब हैं क्रिकेट के अंदर, तो आई थिंक अब आपको एक मौका नजर आ रहा है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर की जगह टीम में नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। और जहाँ हमने स्पिनर्स की बात की, ऑब्वियसली मैं दोनों फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करना चाहता, बट उमर भाई T20 में तो सर्टनली हमने ये बात की कि यार फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, किसी को भी किसी नंबर पे भेज सकते हैं, ऑलराउंडर्स में ज़्यादा रिलायबिलिटी ज़रूर होती है। बट फॉर रिजवान टू कम आउट देयर एंड से कि यार हमें चूंकि कंडीशंस का ज़्यादा पता नहीं तो हम भी ऑलराउंडर्स के ऊपर सेमिली रिलाई ज़रूर करेंगे। मेरा ख्याल से हम मीडियम पेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अगर आप कहे कि जनरल ऑलराउंडर तो वो फहीम अशरफ ऐसा ही है कि वो आपके लिए बॉलिंग ऑलराउंडर आप उसको कह सकते हैं कि 7-8 ओवर आपके लिए वनडे में इवन 10 ओवर भी कर सकते हैं। लेकिन आप आई डोंट थिंक सो कि आप हुसैन तलत को बॉलिंग में इतना वो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए 7-8 ओवर कर सकते हैं। आप उसको कहते हैं कि हाँ एज अ बैटिंग ऑलराउंडर आप उसको खिला सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अगर जनरल ऑलराउंडर की बात करें तो वो फहीम अशरफ ही है। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान मैनेजमेंट स्ट्रेटेजाइजिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? डू यू थिंक दैट दिस प्लेइंग 11 ये जो फैसला इन्होंने किया कि यार ये 11 लड़के हम उतारेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आपको लगता है कि हतमी तौर पर अच्छा फैसला है?
आई थिंक उन्होंने जो हमारे जो बॉलर्स के जो कोटा है उसको ब्रेक किया, स्पेशली शाहीन और नसीम शाह को तो आपको पता ही है कि उसने उन दोनों ने 10 ओवर तो करनी, क्योंकि स्टार्ट में फिर मिडल में और एंड पे। बाकी फ़हीम अशरफ जिस तरह मैंने अर्लियन कहा कि 8-10 ओवर कर सकता है, हुसैन तलत का मे भी उसको ब्रेक कर दे इन अ शेप ऑफ साइम अयूब या सलमान अली आगा, तो वो वहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। बाकी जिस तरह सना ने कहा कि सुफियान मुकीम के जो 10 ओवर है उसको कराने चाहिए, क्योंकि एक यंगस्टर है और ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम एक जेन्युइन स्पिनर्स को यहाँ पे बनाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने T20 में अच्छा परफॉर्मेंस किए और उसका जो मुराल है काफ़ी हाई है। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि इस टीम के अगेंस्ट हम सुफियान को जितने ज़्यादा उससे बॉलिंग करा सके, ताकि इन फ्यूचर हमारे लिए एक अच्छा स्पिनर मिल सके। एग्जैक्टली और अब जरा हम वेस्ट इंडीज़ के हवाले से ही बात करते हैं, क्योंकि सना वेस्ट इंडीज़ के लिए ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शायद होप ने अभी खुद भी कह दिया कि यार हम जो है वो कोशिश करना चाहते हैं कि हम ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन करें। तो हाउ डू यू सी फॉर देम टू बैट वंडरफुली वेल, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अभी T20 में वो बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, दे weren't able to put up a good show. Do you think it's really essential for them to come together as a unit? एब्सोल्युटली, आई थिंक इंजरीज भी थी, ब्रैंडन किंग नहीं थे, लुइस नहीं थे, अब वो वापस आए हैं और उनको रेस्ट कराने का मकसद ही T20 में ये था कि जो हम बात करें ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन, वो उनका टारगेट जरूर होगा। तो वो दोनों का ऊपर टॉप ऑर्डर में आना एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ देगा वेस्ट इंडीज की लाइनअप को। आपको पता है शाय होप बहुत अच्छी फॉर्म में, केसी कार्टी वनडे में बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, शर्फिन रदरफोर्ड बहुत अच्छी फॉर्म में। तो इनकी भी टॉप 5 बैटर्स अगर ये चलने पे आए तो ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक ये बैक करेंगे अपने जो प्लेयर्स की वापस आए हैं इंजरी के बाद, कि उनकी अब इंजरी से निकल के किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। क्योंकि इंजरी होने से पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस हम लिमिटेड ओवर्स में देखें, T20 में जिस वक्त ये खेल रहे थे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस ऊपर से नजर आई, टाइम कर रहे थे बॉल को, बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो आई थिंक ये अच्छी इनको स्ट्रेंथ मिली है बैटिंग में और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पहला मैच। अगेन हम बात करते हैं क्योंकि अगले मैच में मुझे लगता है फिर रोटेशन पॉलिसी में हो सकता है शाहीन नसीम में से एक बैठे और उस वक्त हम नवाज को लाएं, ताकि आपकी एक एक्सपीरियंस जरूर अंदर आए। तो आई थिंक इन चीज़ों को भी पाकिस्तान थिंक टैंक बैलेंस जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान थिंक टैंक तो जरूर बैलेंस कर रहा है, लेकिन जहां हमने वेस्ट इंडीज के बैटर्स के हवाले से बात की, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, जिसमें सना ने हतमी तौर पर यह कहा कि एनी गिवन डे आई थिंक दे कैन डू वेल, और उन्होंने T20s नहीं खिलाए अपने खिलाड़ियों को, वापस लेकर आए उनको ODIs में, सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल। ये बैटिंग के हवाले से होगी। एनीबडी नोज वेस्ट इंडीज खिलाड़ी जब खड़े हो जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। उमर भाई, हाउ डू यू सी दे बॉलिंग अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान, दे टॉप ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर? आई थिंक जिस तरह सना के उनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्टेबल मुझे नज़र आ रही है, बॉलिंग में थोड़े से फ्रिजाइल है, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस बॉलर जो लास्ट ओवर पे था अल्जार जोसेफ, वो इस स्क्वाड में नहीं है। तो इसमें मुझे जो उनके जो बॉलिंग अगर स्टेबल बॉलिंग अगर उनकी देखें तो सील्स एक ऐसा बॉलर है कि जो आप कह सकते हैं कि जेन्युइन बॉलर है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान बैटर के लिए, और प्लस मोती। तो आई थिंक ये 2 बॉलर मुझे ऐसे सेटल नज़र आ रहे हैं कि जो अपना कोटा पूरा कर सकते हैं। बाकी एज मुझे थोड़ा सा शमार जोसेफ यंग है, अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं, उसकी की भी वनडे की इतने मैचेस नहीं है। टेस्ट में ऑल दो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि टेस्ट में आपको अगर आपका एक स्पेल ख़राब भी जाता है, स्टिल आपके पास एक चांस होता है। एक स्पिनर के ऊपर और एक पेसर के ऊपर रिलाई करेंगे। आई थिंक मुझे बॉलिंग उनकी बॉलिंग लाइन थोड़ी सी फ्रेजाइल नज़र आ रही है कंपैरेटिव टू पाकिस्तान बॉलिंग। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, दिस मेक्स अस मोर हैप्पी। उमर भाई, ओके, मैं अलग अलग प्रेडिक्शंस दूंगा आपसे। मैं ये पूछ लेता हूं कि पाकिस्तान जो है, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज जो है, पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या स्कोर या क्या टोटल पोस्ट करेगी? प्लीज गो अहेड। उमर भाई आज हमें अंदाजा लगा के बताएंगे। देखिए, एक तो यहाँ की जो इस ग्राउंड की जो हिस्ट्री इतने कोई खास नहीं है कि इस पर कोई ज़्यादा मैचेस हुए, लेकिन अगर हम टीम को देखें तो आई थिंक, और जिस तरह की कंडीशन है मॉइस्चर है विकेट में, तो आई थिंक आई वुड से कि 240 to 250 सेफ खेले। ओके सना, आपकी जो है वो मैच प्रेडिक्शन है, आपके कांधों पे जो है ना वो ज्यादा भारी जिम्मेदारी है। तो who's going to win the game? The first one day international. आपने ज्यादा भारी उन पे डाली है, ये वाली थोड़ी आसान। मैंने इजी कर दिया स्कोर। मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान ऑन पेपर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, बॉलिंग यूनिट बहुत कंप्लीट नजर आता है पाकिस्तान का, बैटिंग भी ठीक ठाक है।
तो I would go with Pakistan for the first ODI. Thank you so much for this amazing patriotism. Thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Mr. Umar Gul, for being with us. Lovely to be in conversation with you, and for everybody who's out there. Ladies and gentlemen, from here onwards, we're going to head out towards a short break, and from there, we'll take you to Brian Lara Cricket Stadium, where it's going to be Pakistan versus West Indies. First one-day international. Pakistan have won the toss, and they're going to ball first. We'll see you, inshallah, on the occasion of the second one-day international, 5:30 p.m. Ladies and gentlemen, please make sure that you stay tuned to PTV Sports and Game On. Look after.